तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फर्स्ट केमिस्ट्री क्लास। आज हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है। आज इसमें हम लोग इसके टाइप्स, इसमें दो तीन चीज़ें पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि एसिड क्या होता है, दूसरी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि इसके टाइप्स क्या हैं, एंड कुछ गिव रीजनिंग क्वेश्चंस करेंगे। ओके। तो पहले जान लेते हैं कि एसिड डिराइव कहाँ से हुआ है, एसिड कहाँ से आया ये शब्द। ठीक है। एसिड जो शब्द आया है वो बना है लैटिन वर्ड एसिडस से। एसिडस का मतलब होता है सौर। क्योंकि एसिड सॉर टेस्ट का होता है तो इनको लैटिन नेम में, मतलब लैटिन वर्ड इसको एसिडस मिल गया, जिसका मतलब होता है सॉरनेस। ठीक है। और ये सॉर टेस्ट होता है ना कुछ फूड्स का, वो भी इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पे एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं उन पर्टिकुलर फूड आइटम्स में। ठीक है। जो उन पर्टिकुलर फूड आइटम्स में एसिड कंटेंट रहते हैं, उनकी वजह से जो सॉरनेस होती है एक फूड की, वो आती है। ठीक है। अब देखो, एसिड का मतलब, एक मिनट, एसिड का मतलब होता क्या है? व्हाट इज एन एसिड? व्हाट इज एन एसिड? ठीक है। एसिड आर द केमिकल कंपाउंड्स दैट कंटेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम एंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर फॉर्म्स H3O प्लस आयन। ठीक है। जब एसिड वो चीज होती है जिसमें एच एच एटम होता है, या तो एक होगा या दो होगा या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं एच एटम। ठीक है। एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जिसमें एच एटम्स होते हैं, एक से ज़्यादा या फिर एक भी। ठीक है। और जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, जब इनको वाटर में डिसॉल्व करा जाता है एसिड्स को, तो ये बना देते हैं अपना हाइड्रोनियम आयन। यानी कि H3O प्लस आयन। ठीक है। अब आते हैं हम लोग, एसिड का तो हो गया कि ये कैसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक या उससे ज़्यादा एच एटम होते हैं, और जब इन्हें पानी में डिसॉल्व किया जाएगा तो ये बनाएंगे H3O प्लस आयन। अब आते हैं इनके टाइप्स पे। अब इनको हम लोग करेंगे क्लासिफाई, क्या ये एक्चुअली एसिड्स होते कितने टाइप के हैं। एंड इसको क्लासिफाई करने के तीन बेसिक तरीके हैं। पहला तो सोर्स के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि कौन सा सोर्स है। दूसरा हम लोग क्लासिफाई करते हैं कंसंट्रेशन के बेसिस पे कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, तो उस हिसाब से हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। और तीसरा हम लोग बेसिसिटी के बेस पे इसको क्लासिफाई करेंगे। ठीक है। हम लोग सबसे पहले देखते हैं अपना सोर्स। ठीक है। हम लोग पहले देखते हैं कि सोर्सेज के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो बेस्ड ऑन सोर्सेज देयर आर टू टाइप्स। ठीक। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक एसिड्स को मिनरल एसिड भी बोला जाता है। और जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं इनमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे ये एसिड ऑब्टेन हुए होते हैं प्लांट से। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि इन एसिड्स में कार्बन कंटेंट रहता है, यानी कि इनमें एक कार्बन एटम होगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये एक वीक एसिड्स होता है, यानी कि जब इन्हें आयनाइज किया जाएगा तो ये आयंस और मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होंगे उस एक्वस सोल्यूशन में। और इसके एग्जांपल्स हैं ऑक्सैलिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। ठीक है। अब आते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड पे। इनऑर्गेनिक एसिड्स नाम से ही पता लग रहा है ऑर्गेनिक के जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है। इन्हें ऑब्टेन किया जाता है मिनरल से। फॉर अ रीजन इन्हीं को मिनरल एसिड बोला जाता है, क्योंकि ये मिनरल से मोस्टली ऑब्टेन किया जाता है। ठीक। दूसरा पॉइंट, इनमें कार्बन नहीं कंटेन होता, इनमें कार्बन नहीं होता, इनमें कार्बन एटम जो होता है एब्सेंट होता है, इनमें कार्बन एटम एब्सेंट होता है। ठीक है। एक्सेप्ट फॉर H2CO3, यानी कि कार्बोनिक एसिड के अलावा जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा। और ये जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, यानी कि ये कंप्लीटली आयनाइज करेंगे, और आयनाइज करेंगे तो सिर्फ आयन्स बनाएंगे, दे वोंट लीव एनी मॉलिक्यूल्स। ये कंप्लीटली आयनाइज करेंगे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ठीक है।
फिर आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल है तुम्हारे HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड मैनी मोर। ठीक, अब देखो ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड वाला पार्ट बोला है ना, ये थोड़ा सा इसमें भी ये एक्सेप्शन आती है, यानी कि H2CO3 एक वीक एसिड है, यानी कि जो अपना H2CO3 है वो एक लौता इनऑर्गेनिक एसिड है जो कि एक वीक एसिड है। बाकी सारे इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ठीक है, H2CO3 कैसे क्या बोलेंगे हम लोग, द ओनली वीक मिनरल एसिड। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकंड, यानी कि कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। अब कंसंट्रेशन का देखो होता क्या यार, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन होता है द अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ इट्स एक्वस सोल्यूशन, यानी कि ये इसका एक एक्वस सोल्यूशन है। ठीक है, मान लो ये HCl का एक्वस सोल्यूशन है। ठीक है, अब हम लोग को देखना है भैया कि इस एक्वस सोल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट है, यानी कि उसमें कितना एसिड प्रेजेंट है, उस पर्टिकुलर इस अमाउंट में कितना एसिड प्रेजेंट है, हम लोग को ये पता करना है। मान लो इस पर्टिकुलर अमाउंट में अगर एसिड ज़्यादा हुआ या एसिड कम होगा। ठीक है, अब हम लोग अब यहाँ पे ये चीज़ आती है, हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन तुमको पता लग गया कि वो होता है अमाउंट किसी एक्वस सोल्यूशन में, किसी एसिड के एक्वस सोल्यूशन में वो एसिड कितना है। ठीक, अब हम लोग आते हैं बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेसिस पे पहला होता है डाइल्यूट। कुछ नहीं समझना है तुमको, बस देखना है कि अगर डाइल्यूट है तो यहाँ पे क्या होगा, एसिड कम होगा। ठीक है, और वाटर ज्यादा होगा। ठीक है, अगर डाइल्यूट लिखा है तो एसिड कम होगा और वाटर ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि इस एक्वस सोल्यूशन में एसिड की वॉल्यूम कम होगी और वहीं जगह वाटर की वॉल्यूम ज्यादा होगी उस डेफिनेट अमाउंट ऑफ एक्वस सोल्यूशन में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट है अपना कंसंट्रेशन का मतलब कंसंट्रेटेड, सॉरी। अब इस कंसंट्रेटेड का क्या मतलब होता है कि एसिड ज्यादा और वाटर कम, एसिड ज्यादा और वाटर कम। ठीक है, यानी कि अगर मैं कंसंट्रेटेड एसिड बोलता हूँ जैसे कंसंट्रेटेड HCl, तो इसमें HCl ज्यादा होगा और पानी कम होगा इस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एक्वस सोल्यूशन में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, जो कि है बेस्ड ऑन बेसिसिटी। हम लोग मतलब बेसिसिटी के बेसिस पे हम लोग कैसे एक एसिड को डिफरेंशिएट करेंगे, कितने टाइप्स ऑफ एसिड। ठीक, अब बेस्ड ऑन बेसिसिटी, भैया पहले ये जान लो बेसिसिटी होता क्या है। द नंबर ऑफ हाइड्रो सॉरी नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट एसिड इन एक्वस सोल्यूशन, यानी कि अगर मैंने एक मॉलिक्यूल किसी एसिड का एक मॉलिक्यूल इस इतने बड़े एक्वस सोल्यूशन में डाल दिया, ठीक, तो ये मॉलिक्यूल जितने H3O+ आयंस रिलीज करेगा ना, उसको हम लोग इसकी बेसिसिटी बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसके बेसिस पे 3-4 टाइप्स के एसिड हैं। ठीक है, पहला है मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड यानी कि वो मोनोबेसिक का मतलब होता है, पहली चीज तो मोनो में मोनोबेसिक का मतलब मोनो का मतलब वन, इसीलिए मोनोबेसिक। डाई बेसिक, डाई का मतलब टू, यानी कि डाई यानी कि टू। और ट्राई बेसिक, ट्राई का मतलब तीन। ठीक है, अब जैसे मोनोबेसिक लिखा है तो हम लोग को यहाँ पे एक सिंपल सा तरीका है भैया, सब कुछ 1-1-1-1 करके लेके चलो। ठीक है, सब कुछ 1-1 लेके चलो। जैसे मैंने HCl लिया, HCl में कितने हाइड्रोजन एटम्स है, एक है।
आयनाइज कितने होंगे, एक होगा। HBr है, हाइड्रोजन एटम कितने, एक, आयनाइज कितना, एक। ठीक, ऐसे ही करके चलेंगे पूरा, जैसे HCl। और एक चीज नोट करनी है कि ये जो फॉर्मूले में लिखे रहते हैं हाइड्रोजन एटम्स, इनसे इनको देख करके कभी भी ये नहीं पता लगाना है कि किसी की बेसिसिटी क्या है। ठीक है, जैसे अभी मोनोबेसिक चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, बट ये एक मोनोबेसिक एसिड है। इसकी गिव रीजनिंग मैं आगे पढ़ाऊंगा। जैसे HCl है और ये H2O। ठीक, तो यहाँ पे H3O प्लस आयन बना देगा और Cl माइनस आयन बना देगा। ठीक है, अब जैसे आ जाते हैं हम लोग डाई बेसिक एसिड पे। डाई का मतलब टू, डाई का मतलब टू। डाई बेसिक एसिड के कुछ एग्जांपल्स हैं H2SO4, H2SO3 एक्सेट्रा। ठीक है, डाई बेसिक एसिड का मतलब दो हाइड्रोजन एटम निकलेंगे, आयनाइज होंगे उस एक्वस सोल्यूशन में। ठीक है, जैसे यहाँ पे, और इनका में ये भी देखना, अगर मोनोबेसिक एसिड है तो आयनाइज 1 स्टेप में हो जाएगा। ठीक है, अगर डाई बेसिक एसिड है तो इसको 2 स्टेप्स लगेंगे आयनाइज होने में। ठीक है, यानी कि अगर मोनोबेसिक, एक हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा, एक एक हाइड्रोनियम आयन बनेगा और एक स्टेप की रिएक्शन रहेगी आयनाइजेशन की। डाई बेसिक, डाई का मतलब दो हाइड्रोजन एटम रिलीज होंगे आयन, 2 हाइड्रोनियम आयन बनेंगे और 2 स्टेप की आयनाइजेशन होगी। ठीक है, जैसे H2SO4 में पहली बार तो H2O डाला, H3O प्लस बन गया और HSO4 माइनस बन गया। अब ये HSO4 को घसीट करके फिर से वाटर के साथ डाल दो तो ये बना देगा H3O प्लस और SO4 2 माइनस। देखो दोनों में क्या बन रहे हैं, एक मॉलिक्यूल से कितने हाइड्रोनियम आयन, 2 हाइड्रोनियम आयन बन रहे हैं। सिमिलरली ट्राई बेसिक, ट्राई का मतलब 3 में एग्जांपल्स हैं H3PO4 और सिट्रिक एसिड। H3PO में फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, H3PO4, अब जैसे मैंने 3 का बताया, ट्राई बेसिक, डाई बेसिक, मोनोबेसिक। ट्राई का मतलब 3 हाइड्रोनियम आयन रिलीज होंगे और साथ साथ 3 स्टेप की आयनाइजेशन होगी। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। H3PO4 प्लस H2O, H3O प्लस बनाएगा और H2PO4 माइनस बनाएगा। H2PO4 को आप फिर से घसीट करके ले आओ, HPO4 2 माइनस बनाएगा और H3O प्लस बनाएगा। फिर से घसीट करके इस HPO4 2 माइनस को लेकर के आओ। ठीक है, तो H3O प्लस बनाएगा और PO4 3 माइनस बनाएगा। ठीक, अब जैसे यहां पर देख लो, एक मॉलिक्यूल से 1, 2 और 3 हाइड्रोनियम आयंस बन रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग ट्राई बेसिक एसिड बोल रहे हैं। ये तो था पूरा बेसिसिटी का कंसेप्ट और यहाँ पे हम लोग की क्लासिफिकेशन भी खत्म होती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो कि है H3PO3, ये बेसिसिटी के ही अंडर आएगा। बेसिसिटी के कुछ गिव रीजनिंग क्वेश्चंस कह लो, जैसे H3PO3 इज डाई बेसिक, और यहाँ पे मेरा पॉइंट भी आती है। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा आगे। जैसे H3PO3 का डाई बेसिक है, ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें 2 आयनाइजेबल H प्लस आयंस होते हैं। ठीक, जैसे H3PO3 का स्ट्रक्चर है, ये फॉस्फोरस एकदम सेंटर में, ऑक्सीजन सबसे ऊपर चढ़ा हुआ, 2 OH नीचे और एक H के साथ। ठीक, अब यहाँ पे दिक्कत क्या पड़ रही है कि ये OH वाले H प्लस तो निकल जाएंगे। ठीक है, ये OH वाले H प्लस तो निकल जाएंगे, बट दिक्कत यहां पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच्ड है फॉस्फोरस के साथ। ये डायरेक्टली अटैच्ड है, यहाँ पे डायरेक्ट P और H का बॉन्ड बना है। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट P और H का बॉन्ड बना है तो ये नॉन रिप्लेसेबल नहीं होता है। ये जो डायरेक्ट बॉन्ड होता है ना, ये रिप्लेसेबल नहीं होता भाई, इसीलिए यहाँ पर ये H प्लस नहीं निकलेगा, सिर्फ ये दोनों H प्लस निकलेंगे, इसीलिए इसको डाई बेसिक बोलते हैं। यही जगह
H3PO4 इज ट्राई बेसिक। ऐसा क्यों? इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे फॉस्फोरस एकदम सेंटर में, ऑक्सीजन एकदम ऊपर, दो OH जैसे कि H3PO3 में लगे थे, ठीक। बट डिफरेंस यहाँ पे आता है, OH एक और लगा है, H की जगह एक और OH लगा है, यानी कि ये डायरेक्टली अटैच नहीं है। ये डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है। क्या है? ये डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है। इसीलिए यहां पर 3H+ निकलते हैं। पहला H+ इधर से, दूसरा H+ इधर से, और तीसरा H+ इधर से, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 3H+ निकलते हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है पीएच, यहाँ पर डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है। डायरेक्ट जुड़ा हुआ होगा कहीं पे P और H, तो वो रिप्लेसेबल नहीं होता भैया, वो नॉन रिप्लेसेबल होता है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक पे। जैसे हम लोग को, मैंने एक पॉइंट वैसे ही बताया था, वैसे ही मैं दोबारा से बता रहा हूँ। बेसिसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यानी कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड में जितने हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है उसके बेसिस पे बेसिसिटी को कभी नहीं हम लोग कंक्लूड करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एसिटिक एसिड दिया हुआ है हम लोग को, है ना। हम लोग को यहाँ पर एसिटिक एसिड दिया हुआ है। हम लोग देखते हैं कि इसमें 4 H एटम है, बट आयनाइजेबल H+ आयन कितना है? H+ एटम कितना? अरे यार एटम, सॉरी। बट यहाँ पे आयनाइजेबल H+ आयन्स कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ एक, सिर्फ और सिर्फ एक। तो ये मोनोबेसिक एसिड हुआ। क्या हुआ? मोनोबेसिक, ठीक है। अब वैसे ही मैंने अभी अभी H3PO3 का एग्जांपल दिया, है ना। H3PO3 का एग्जांपल दिया मैंने। H3PO3 में हाइड्रोजन एटम तो कितने हैं? बट आयनाइजेबल सिर्फ 2 हैं, जिसकी वजह से ये एसिड डाई बेसिक हुआ। ये एसिड डाई बेसिक हुआ। तो ये थे 2 एग्जांपल्स आपको ये बताने के लिए कि जो बेसिसिटी होती है ना किसी भी एसिड की, बेसिसिटी हमेशा एक एसिड की ही होगी। ये जो बेसिसिटी होती है ना किसी भी एसिड की, ये कभी भी डिपेंड नहीं करेगी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पे जो कि उसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड? अब मैं आपको समझाऊंगा कि एसिड की स्ट्रेंथ क्या होती है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है। स्ट्रेंथ, मेजर ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस्ड इन एन एक्वस सोल्यूशन, यानी कि उस सोल्यूशन में, उस एक्वस सोल्यूशन में कितने हाइड्रोनियम आयन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसे हम किसी एसिड की क्या बोलेंगे? स्ट्रेंथ बोलेंगे, है ना। अब ये जो स्ट्रेंथ है ये डिपेंड करेगी 2 चीजों पे। पहली चीज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से। अल्फा का सिंबल थोड़ा ऐसा होता है, ठीक है। अल्फा का सिंबल ऐसे होता है, और हम लोग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को अल्फा से डिनोट करेंगे, जिसका सिंबल ये होता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है कि द नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स आयनाइज्ड, यानी कितने एसिड मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो रखे हैं, और दूसरा डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि उस एक्वस सॉल्यूशन में कितने एसिड मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इनटू 100 ये है आपका फॉर्मूला, ठीक है। ये है आपका फॉर्मूला
किस चीज का? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का फॉर्मूला है ये आपका। और अब देखो दूसरी चीज, अगर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन किसी एसिड की 30% से कम हुई, 30% से क्या हुई? कम हुई, तो वो एसिड वीक एसिड होगा। ठीक है। और अगर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन किसी एसिड की 30 से ज्यादा हुई, तो वो एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। हम लोग को ऐसे ही समझ में आ रहा है? ठीक। वीक किस लिए? वीक का मतलब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन 30 से कम, यानी कि जितने मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो रहे हैं एसिड के वो कम हो रहे हैं। और स्ट्रॉन्ग का मतलब सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आयनाइज ऑलमोस्ट हो रहे हैं, अच्छे तरीके से हो रहे हैं और ज़्यादा आयनाइज हो रहे हैं जितने मॉलिक्यूल्स हैं। मैंने एक टॉप पॉइंट भी बताया था, वीक एसिड्स में क्या होता है? आयन और मॉलिक्यूल होते हैं, दोनों प्रेजेंट होते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उनमें सॉरी, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उनमें कंप्लीटली आयनाइज होता है, तो उनमें सिर्फ आयन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब इसी के बेसिस पे एक लास्ट गिव रीजन एंड क्लास इज ओवर। ठीक। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो HCl डाइल्यूट है, डाइल्यूट HCl, वो स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर है इससे, कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये, है ना? ऐसा क्यों भाई? डाइल्यूट HCl कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है? तो पहले तो देखो, डाइल्यूट HCl किस में आता है? HCl किस में आता है भाई? तुम्हारा HCl आता है स्ट्रॉन्ग एसिड में। ठीक। और तुम्हारा कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड आता है वीक एसिड्स में। कंसंट्रेटेड का मतलब एसिड ज़्यादा पानी कम, डाइल्यूट का मतलब पानी ज़्यादा एसिड कम। ठीक। अब HCl में देखो क्या होता है, पहला पॉइंट, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली आयनाइज करेगा। ठीक है। वहां पर एसिटिक एसिड क्या होगा? वीक एसिड है, पार्शियली आयनाइज करेगा, और ये वीक एसिड है, तो पार्शियल आयनाइजेशन के जाएगा ये, यानी कि इसमें आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, जो एक्वस सोल्यूशन है एसिटिक एसिड का, ये है तुम्हारा सेकंड पॉइंट, जो एसिटिक एक्वस सोल्यूशन है इसका, उसमें क्या होगा? आयंस भी होंगे और मॉलिक्यूल्स भी होंगे, क्योंकि ये पार्शियल आयनाइजेशन कंप्लीट करेगा। ओके। वही जगह HCl में एक स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से एक्वस सोल्यूशन में सिर्फ आयंस कंटेन करेगा ये। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, HCl क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, सिर्फ आयंस कंटेन कर रहा है, तो क्या होगा? ये ज्यादा से ज्यादा, पहली तो बात, ये ज्यादा से ज्यादा H+ आयंस निकालेगा, वो H+ आयंस वाटर से रिएक्ट करेंगे ज्यादा से ज्यादा, और तुम्हारा बना देंगे H3O+ आयंस, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे हाइड्रोनियम आयंस बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। वही जगह एसिटिक एसिड में क्या है तुम्हारा, कि ये पहली बात तो वीक एसिड है, पार्शियल आयनाइजेशन से जाएगा, इसका एक्वस सोल्यूशन मॉलिक्यूल भी कंटेन करेगा और मॉलिक्यूल्स भी कंटेन करेगा और आयंस भी कंटेन करेगा, यानी कि इसमें आयंस कम होंगे। ठीक है। इसीलिए जब आयंस कम होंगे तो जो H+ इसमें से निकल रहा है भैया वो भी कम होगा, और जब H+ कम होगा तो वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद जो H3O+ आयन बनेगा वो भी कम होगा, इसीलिए लेस H3O+ आयन इज फॉर्म्ड, जिसकी वजह से हम लोग इसे एक वीक एसिड कहते हैं और इसे एक स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। इसीलिए क्योंकि इसमें ज़्यादा H3O+ आयन बन रहे हैं, है ना, इसमें क्योंकि ज़्यादा H3O+ आयन बन रहे हैं और इसमें कम H3O+ आयन बन रहे हैं, ज़्यादा बन रहे हैं HCl में और कम बन रहे हैं एसिटिक एसिड में, इसीलिए हम लोग HCl जो कि डाइल्यूट भी ले लो उसे हम लोग स्ट्रॉन्गर कहते हैं, किससे? कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड से। ठीक है। तो ये थी पूरी एक्सप्लेनेशन कि HCl क्यों स्ट्रॉन्गर है कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड से। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर अटेंडिंग।